गुड मॉर्निंग डैलस, गुड मॉर्निंग यूएस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इंडिया और गुड इवनिंग राजस्थान, वो भी जोधपुर बोलते हुए आप सबको आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करता हुआ भारत अन्वेषण कार्यक्रम में। आज का दिन है नवंबर 24, 2024। हाँ जी, ऑलरेडी 2024 ख़त्म होने को आया है और 2025 में कदम रखने वाले हैं बहुत ही जल्द। एक महीना और एक हफ्ता रहता है। चलिए आज का ये कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन हर इतवार को जो कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम परमात्मा को याद करके शुरू करते हैं। आज भी उस भगवान को याद करेंगे और ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। आइए। जलप्रवाहभावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम् धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्फणामणिप्रवाहदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्तसिन्धुरस्फुरत्पगुत्तरीयमेधुरे मनोविनोदमद्भुतं विबद्धु भूतकर्धरी ॐ नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूलतूलितोरणी विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटजल्परज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालस्फुता करालभालभट्टिका दगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरद्गूनिशीतिनी तमप्रबन्धबद्धकन्दर गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग सबको बोलते हुए आपका दोस्त राजीव कुलकर्णी फिर एक बार आप सबको भारत अन्वेषण कार्यक्रम में स्वागत कर रहा हूं। आज का दिन नवंबर 24, 2024 है। आज हमारे बीच जो है ना एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा, क्योंकि हम पोस्टर में भी उनका तस्वीर भी छापा है और थोड़ा बहुत उनके बारे में हमने यूट्यूब लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लेकिन उनको बुलाने के पहले सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद बोलना चाहता हूं, बिकॉज़ हर इतवार को जो ये कार्यक्रम देखते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और
चैनल का जो लिंक है वो भी शेयर करते हैं हमारे आपके दोस्त और आपके कांटेक्ट और आपके फैमिलीज़ में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। ये जो है आपका सपोर्ट से ही ये चैनल चल पाता है, और वही जो सपोर्टर्स हमको जो सपोर्ट करते हैं उनको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे संदीप सदानंदप्पा जो है बेंगलोर में बसे हैं, जो हमारे टेक्निकल बैकअप और टेक्निकल गुरु जो है A&V पर्सपेक्टिव अपना जो कंपनी चलाते हैं ऑडियो और विजुअल के लिए, बहुत ही एक्सपर्ट है वो बेंगलोर में। अगर कोई भी आपको किसी भी तरह का ऑडियो विजुअल का अगर आपको ज़रूरत है तो संदीप जी जो है ही इज़ द बेस्ट कॉन्टैक्ट टू हैव। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन ये हमारे गेस्ट के बारे में दो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन आर्मी वेटरन हु सर्व्ड इन चैलेंजिंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस एंड कमांडेड NCC यूनिट्स अक्रॉस इंडिया। हाँ जी, a highly educated leader with multiple advanced degrees, he is now dedicated to transformative social work, having conducted a remarkable 300-kilometer foot march, planting 11,000 trees in the districts of Bamar and Jodhpur. हाँ जी, राजस्थान में है बामर और जोधपुर। His blend of military discipline and academic expertise drives his passionate commitment to nation building through education and community transformation. Ladies and gentlemen, let's welcome Lieutenant Colonel Dr. Baldev Singh Chaudhary, जो उनको मानव के नाम से बुलाया जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है, टू आवर शो। वेलकम टू द शो बलदेव जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग इन यूएस। बस बिल्कुल बढ़िया है सर, राजीव सर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे और एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ मिस्टर सुरिंदर चौधरी जी साहब को, जिन्होंने आपका हमको परिचित कराया है। थैंक यू सुरिंदर जी फॉर डूइंग दैट। बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी गुणी इंसान है और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है स्कूलिंग के एजुकेशन के ज़रिए, जो है काफ़ी अपने जो गांव को जो आगे बढ़ा रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच सुरिंदर जी फॉर दैट। सर, ये हमारा गुफ्तगू शुरू होने के पहले हमारे दर्शक जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि ओरिजिनली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी कहाँ पे सेटल्ड है, इसके बारे में ज़रा बताइए, आपके बैकग्राउंड के बारे में। हाँ राजीव जी, बिल्कुल मैं बताता हूँ। मैं ओरिजिनली राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है देवगढ़, जो रेवेन्यू विलेज देवगढ़ है, जो कि पहले ढाणियां होती थी, जिसको इंग्लिश में हैमलेट कहते हैं, जो विलेज से आउटसाइड के अंदर में स्कैटर्ड हाउसेज होते हैं, जहाँ पे किसान लोग, फार्मर्स जो है अपनी मवेशी के साथ में वहाँ ओपन के अंदर में रहते हैं, वहाँ ढाणियों के अंदर में रहते थे। और जोधपुर से 40 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली वेस्ट में पड़ता है, तो हम वेस्टर्न राजस्थान जोधपुर के वेस्ट के अंदर में उस ढाणियों से गांव से बिलोंग करते हैं। राइट नाउ आफ्टर माय रिटायरमेंट आई एम सेटल्ड हियर इन जोधपुर। और जोधपुर में हूँ और गांव से लगातार रिश्ता बनाए हुए हैं, क्योंकि माताजी और एक भाई गांव में रहते हैं, तो गांव में हफ्ते में 1-2 दिन गांव में जाना होता है और गांव के आसपास के लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जोधपुर तो एक मेरा बहुत ही फेवरेट जगह है, बहुत बार जा चुका हूँ। और स्पेशली मुझे ना जो जोधपुर के खाना जो बहुत अच्छा लगता है, और लस्सी जो है जोधपुर का बहुत ही मतलब स्वादिष्ट में माना जाता है। एंड नहीं, चलिए कभी मौका लगे तो ज़रूर जोधपुर विज़िट करेंगे, और इससे बिल्कुल आपका सर। जो है इन पर्सन दर्शन भी हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सर, आप जो रिटायर, आपने बोला कि रिटायर होने के बाद, पहले तो जैसे कि मैंने पोस्टर में भी आपका एक फ़ोटो डाला है, और जैसे आपका कैपेसिटी भी बोलता है लेफ्टिनेंट कर्नल एक्सेट्रा वगैरह, जो इससे पता चलता है कि आर्मी में थे आप, इंडियन आर्मी में, विच इज़ क्वाइट नेचुरल। एंड आर्मी में जाने का ये आपको कैसे मतलब इच्छा हुई, या ये कैसे मतलब इंटरेस्ट पैदा हुआ आपको आर्मी में जाना चाहिए? आर्मी में जाने के लिए राजीव जी, हम वेस्टर्न राजस्थान के हैं, और वेस्टर्न राजस्थान जिसको आप थार डेजर्ट कहते हैं, तो थार डेजर्ट के अंदर में इंडियन आर्मी की एक्सरसाइजेज जितनी भी होती हैं, क्योंकि ओपन स्पेसेस होते हैं और वहाँ कोई फार्मिंग की वजह बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो ओपन स्पेसेस मिल जाते हैं, तो इंडियन आर्मी वहाँ एक्सरसाइज के लिए शुरू से आती रही है।
और आगे भी वो जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस वगैरह भी हमारे से बहुत दूर आगे पड़ती रहती है। तो हमारे गांव से जब आर्मी निकलती थी और गांव के आसपास के अंदर में जब ट्रेनिंग करती थी, तो उन सोल्जर्स का डिसिप्लिन, उनका डेडिकेशन, उनका यूनिफॉर्म, उनका काम करने का तरीका, उनका हार्ड वर्क, उनका यूनिटी, उनके अंदर में जो उनकी जो काम करने का क्षमता, ये सब देख करके हम लोग, छोटे से बच्चे थे तो ट्रेनिंग कैंपों के आसपास जाते रहते थे, और उनको देख करके हम इंस्पायर हो गए कि यस, ये लोग जो हैं यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमें भी जाना है एक दिन। क्या तो वो बात है। हमको इंस्पायर कर गया। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि हम लोग जब छोटे थे तो ये खड़े होते थे, देखते थे कि भाई कोई यूनिफॉर्म वाला इंसान जा रहा है, तो हम पूरा यूनिफॉर्म को ऑब्जर्व करते थे। और मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूँ कि आप जब छोटे थे तो जब जैसे वहाँ पे तो पूरा रेजिमेंट या जो भी आप जैसे ग्रुप में लोग जाते हैं, तो व्हाट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट। तो नेचुरली है कि भाई आपको ये इंस्पायर करके जो है आपने जो आर्मी ज्वाइन किया है। तो आप रिटायर जब हुए तो व्हाट कैपेसिटी में आप रिटायर हुए, आपका मतलब? मैं एज ए कमांडिंग ऑफिसर एनसीसी बटालियन जोधपुर के अंदर में, वन राजस्थान इंजीनियर एनसीसी रेजिमेंट थी, उसका कमांडिंग ऑफिसर था, और यहीं से मैं कर्नल रैंक से जोधपुर से रिटायर हुआ हूँ। तो लास्ट पोस्टिंग मेरी जोधपुर के अंदर में थी, उसको लास्ट लेग पोस्टिंग कहते हैं। तो अच्छा। 39 इयर्स की सर्विस करके रिटायर हुआ, जिसमें से 36 इयर्स आउटसाइड राजस्थान सर्विस किया है, ऑल ओवर इंडिया में और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। एंड फिर लास्ट के 3 इयर्स के अंदर में जो हमने ये यहाँ पे लास्ट पोस्टिंग यहाँ जोधपुर में काटा है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब आपकी जो पोस्टिंग, जैसे आपने बोला 36 इयर्स आउटसाइड जोधपुर रहे हैं, तो फैमिली से भी आपको मतलब बाहर रहना पड़ा कभी? यस यस, बिल्कुल सर। हमारी जो पोस्टिंग होती है, मैं इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। तो अच्छा। इन्फेंट्री ऑफिसर जो होते हैं, उसको इन्फेंट्री मतलब हिंदी में इसको पैदल सेना कहते हैं। अच्छा। पैदल सेना वही सेना होती है जो बॉर्डर के ऊपर में वास्तव के अंदर में जो ग्राउंड को होल्ड करती है। तो वाह। हमारी जो पोस्टिंग है, आउट ऑफ मेरी 39 ईयर्स सर्विस में 16 ईयर्स सर्विस मेरी जे.एंड.के स्टेट के अंदर में रही है, जहाँ अलग अलग जगहों के अंदर में जो जे.एंड.के का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है या वेस्टर्न बॉर्डर है, उस जगह पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर में रही है, मेघालय में रही है, असम में रही है, बोडोलैंड की जो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम थी उस टाइम वहां पे रही है, पंजाब में रही है, वो पंजाब का जो आतंकवाद था उस टाइम के अंदर में वाह वाह 1994 वाह, का। तो सब जगह पे रहे हैं, इंडिया के अंदर में, आउटसाइड राजस्थान रहे हैं। क्या बात है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये आर्मी के जो इन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया है, उसके बाद में अभी इनका जो रिटायरमेंट होने के बाद जो उनका अभी लाइफ चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ये छोटा सा एक ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो यहाँ से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं, है
इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम। न झुकेगा सर्वतन का हर जवान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। दिल होगा जितना घायल उतना मगन रहेगा, दुनिया को याद अपना ये बागपन रहेगा। लहराएगा तिरंगा जब तक गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम। ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। न झुकेगा सर्वतन का हर जवान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। वेलकम बैक टू भारत अन्वेषण। सभी दर्शकों को बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सा कमेंट्स आ रहे हैं हमारे दर्शकों से, तो दो चार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो कर्नल साहब का हार्दिक अभिनंदन। NYS टीम अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ भारत अन्वेषण। थैंक यू सुरेंद्र जी फॉर दैट ब्यूटीफुल कमेंट। उसके बाद ह्यूमैनिटी इज़ ऑन प्रायोरिटी फॉर कर्नल बलदेव सर। बहुत ही सही लग रहा है। अभी आगे जाके हम बात करेंगे कर्नल साहब से। वी सैल्यूट टू कर्नल बलदेव जी फॉर डूइंग ह्यूमन सर्विस, ही इज़ द रोल मॉडल। क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ऐसे कमेंट करते रहिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा और हमारे गेस्ट को भी। सर वेलकम बैक टू द शो। मैंने ये गाना इसलिए चलाया था क्योंकि ये हिंदुस्तान की कसम मूवी से है। राजकुमार जी जो उनके ऊपर जो बलराज साहनी, राजकुमार जी वगैरह इसमें एक्टिंग किया है। इट इज़ ऑल अबाउट इंडियन आर्मी, हाउ दे फॉट द 1970s वॉर जो हुआ था। एंड तो डेफिनेटली आपको तो पता ही है, तो आपको तो ये बोलने वाली कुछ सुनाने वाली बात तो होती नहीं है जहाँ तक आर्मी की बात होती है। सर आर्मी एक एकदम करेजियस, एकदम मतलब फ्रंट लाइन जो आप जो प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रंट लाइन जो सोल्जर्स हो के या जो कैडेट्स हो के, और जो बॉर्डर को जो प्रोटेक्ट करते हैं, एकदम रफ एंड टफ लाइफ रहता है। एंड वो रिटायरमेंट हो लेके आप अभी अपने जो शहर में आके, जोधपुर जैसे बहुत ही सुंदर सा शहर है, और अपने गांव में भी जाते हैं, गांव को भी सपोर्ट करते हैं, और ह्यूमैनिटी सर्विस में आप आ गए हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ तो आपको कैसा लग रहा है अभी? राजीव जी, देखो, मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूं, और मैं इंडियन आर्मी के आज जो कुछ हूं, मैं इंडियन आर्मी की वजह से हूं। बिल्कुल। मैं एक गांव से, बहुत ही साधारण परिवार से, जिसको कह सकते हैं कि अंडर प्रिविलेज फैमिलीज कह सकते हैं, तो साधारण किसान के परिवार से गया था। और जो आज मैं बना हूँ, ये इंडियन आर्मी की वजह से बना हूँ। यहाँ जाने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मिली, मेरे को अपनी खुद की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए मिली। मैंने डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में सर्विस की, डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन के लोगों के साथ में मैंने बातचीत की, उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, जो डिफरेंट कल्चर्स देखी मैंने, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कजिन्स, डिफरेंट डिशेज, उससे जो मेरा नॉलेज बढ़ा, इससे मेरे को देश के प्रति एक भावना डेवलप हुई। और मिलिट्री तो है ही है, आपको पता है कि मिलिट्री के अंदर में जो हम जाते हैं, तो मिलिट्री के अंदर में जो ट्रेनिंग इतनी होती अच्छी कि उसके अंदर में नेशन फर्स्ट की भावना डाल देते हैं, नेशन फर्स्ट ऑलवेज। तो
मैं ये समझता हूँ कि हम नॉर्मल एक सोल्जर जैसे गांव से जाता है या रूरल एरिया से जाता है, सभी एक तरीके से ही जाते हैं, पर मिलिट्री ट्रेनिंग उसको एक नेशन फर्स्ट की भावना डाल देती है, एक अच्छा इंसान बना देती है, और वो एक सोल्जर अपनी पूरी कंट्री को अपना परिवार मानने लग जाता है। क्योंकि जब वो बॉर्डर पे रहता है, तो उसकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग के माध्यम से ऐसी डेवलप हो जाती है। एजुकेशन एक आर्मी में जाने के बाद ट्रेनिंग का जो सिलेबस है वो इस प्रकार का है कि उसके अंदर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। वो सोचता है कि मैं आज बॉर्डर पे हूँ, तो मेरी वजह से पूरा नेशन सो रहा है, पीसफुली सो रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशन को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो। तो नेशन फर्स्ट की भावना हमेशा रहती है, और पूरे परिवार को ही एक सोल्जर अपना नेशन के पूरे नेशन को अपना परिवार मानता है। और इसलिए, और फिर साथ में नेशन जब उसको वापस उसको सम्मान देता है, जब उस सोल्जर की जो अपनी ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की डेथ हो जाती है और सब कुछ अपना न्योछावर कर लेता है कंट्री के लिए, तो कंट्री के लोग जिस तरीके से एक सोल्जर को सम्मान देते हैं, और जहां उसकी वापस जो स्टैच्यूज बनाते हैं या उसके लिए जो सोल्जर्स के वॉर मेमोरियल्स वगैरह बनते हैं, तो उसे लगता है कि पीपल आर ग्रेटफुल। जब ये जो ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आती है सोल्जर को, जब भावना की एक आती है कि मैं मेरा सम्मान हो रहा है, मेरे परिवार का सम्मान हो रहा है, और मिलिट्री का जो रेजिमेंटेशन है वो उसको हमेशा कॉन्फिडेंस देता है कि मैं मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा तो भी आर्मी जो है मेरे परिवार को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को लुक आफ्टर करेगी। और ये फीलिंग जो है वो एक सोल्जर को ताकत देती है। ये देखा गया है वर्ल्ड के अंदर में कि इंडियन आर्मी हमारी अपने सोल्जर्स की फैमिली को बेस्ट तरीके से लुक आफ्टर करती है, वर्ल्ड के अंदर में बेस्ट तरीके से लुक आफ्टर करती है। और जिन जिन कंट्रीज के अंदर में जो कंट्री के लोग जो सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस के लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो वहां पे सोल्जर अपना सब कुछ न्योछावर करने में हेजिटेट करते हैं। यानी कि अनग्रेटफुल नेशन या अनग्रेटफुल पीपल के लिए कोई भी अपना सब कुछ न्योछावर नहीं करेगा। इसलिए देश के लोगों को चाहिए कि सोल्जर्स को सम्मान दे, और सोल्जर के लिए उसके जो वो सेक्रीफाइस करता है, वो सब कुछ न्योछावर करता है कंट्री के लिए। अपने प्राण से बढ़कर के कोई चीज नहीं होती है, और वो प्राण को न्योछावर करने में कभी हेजिटेट नहीं करता है। सोल्जर कभी टर्न बैक नहीं करता है। सोल्जर के ऊपर में सोल्जर को जो है दुश्मन की गोली छाती पे लगती है, कभी पीठ पे नहीं लगती है। तो इस प्रकार से जो ये फीलिंग होती है वो हमको ट्रेनिंग के माध्यम से आती है, और लोग जो सम्मान देते हैं उससे ताकत आती है। क्या बात है! बहुत ही अच्छी तरह सुंदर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। जब आप इतने साल तक बाहर रहते थे, तो आपको आप फैमिली को, जैसे कि आपने बोला कि भाई जब आप बॉर्डर पे रहते हैं तो नेशन फर्स्ट का जो फीलिंग आपके अंदर होती है, तो पूरा जो नेशन जो आपका परिवार जैसे होता है, लेकिन उस परिवार में जो आपका जो छोटा सा परिवार भी जो जहाँ पे जब रहता है, आपके वाइफ, आपके माँ बाप हो या बच्चे होते हैं, तो उनको सब छोड़ के आप इतने साल बाहर जैसे बॉर्डर प्रोटेक्ट करने में लगे रहते, तो क्या फीलिंग होता था आपके अंदर उस टाइम में? हाँ, वो राजीव जी आप सही कह रहे हो, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग होने के हाँ। नाते हमारे अपने इमोशंस होते हैं। वो इमोशनली आदमी अपनी फैमिली के साथ में, जो क्लोज निट फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनके साथ में इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इमोशन रहता ही है। बट हमारा जो ट्रेनिंग के माध्यम से जो कंट्री के साथ में जो इमोशनल बॉन्ड होता है, हम्म। वो जो हमारे डीप इनटू हार्ट एंड माइंड बैठ जाता है। तो वाह। हम जो नेशन फर्स्ट की जो भावना है उसके अंदर में, हम जब बच्चों से भी बात करते हैं, फैमिली के साथ बात करते हैं, जब छुट्टी में बात आते हैं, तो भी उनको यही कहते हैं कि बेटा देखो, आई एम ए सोल्जर, एंड एज ए सोल्जर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज बाउंड्री। जब ये कहते हैं कि आर्मी जो है वो सबसे लास्ट रिजॉर्ट है किसी कंट्री के लिए, कंट्री को बचाने के लिए। यदि आर्मी फेल होगी तो कंट्री फेल हो जाती है। आपने देखा होगा कि चाहे करेक्ट। पुलिस फेल हो जाती है तो सीआरपीएफ को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस फेल हो जाती है तो आर्मी को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे बुलाया जाता है। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता होती है कि हमें वो जो इमोशंस होते हैं अपनी क्लोज फैमिली और अपनी कंट्री के साथ में, जो वो कंट्री वाले इमोशंस वगैरह है, हमारे दिल के अंदर में हमेशा बहुत मजबूत रहते हैं। और हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारे पेरेंट्स भी इसी प्रकार से तैयार हो जाते हैं। और दूसरा, ये हम इंडियन आर्मी को सैल्यूट करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार से रेजिमेंटेशन क्रिएट किया हुआ है कि वो बच्चों को भी, जैसे हम लोग मान लो मैं फील्ड में होता हूँ तो वहां पे
एक चॉइस स्टेशन देते हैं कि आप अपने बच्चों को किस जगह रखना चाहते हो एजुकेशन के लिए। तो वो चॉइस स्टेशन के अंदर में घर अलॉट कर देते हैं, और घर जो होता है वो इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर में होता है कि बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी को आपको कभी चिंता ही नहीं रहती है। वहाँ पे गार्ड वगैरह होती हैं, बिना पूछे कोई आ नहीं सकता है। आप इतने निश्चिंत होते हैं, आपकी बच्चों की एजुकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर में हो जाती है। और इस प्रकार से जब सेफ्टी सिक्योरिटी और जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती हैं, तो एक तरीके से एक बैलेंस हम क्रिएट कर देते हैं और शांति से बॉर्डर के ऊपर में सर्विस कर पाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। और ये डेफिनेटली एक्सप्लेन, मतलब जिस तरह से आपने किया तो समझ सकते हैं कि भाई जो इमोशंस अंदर होता है, देश के लिए हो या अपने फैमिली अपने बच्चों के लिए है। एंड सैल्यूट टू योर फैमिली ऑल्सो कि इतने रिस्क लेके वो भी अपना जो है मन इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि भाई ठीक है, उनको नेशन को प्रोटेक्ट करना है, मतलब हम सब आराम से सो सकते हैं, हम सब आराम से रह सकते हैं करके। दैट इज सैल्यूट टू देम एज वेल, जो ऐसे सेक्रीफाइस करते हैं लाइफ में। थैंक यू चलिए सर, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रीज प्रोजेक्ट का मेरे को एकदम मेरा आई कैच किया आपके इसमें, मैं पढ़ रहा था आपने मतलब इतने सारे ट्रीज लगाई है, और उसके बारे में ज़रा बताइए बलदेव जी। राजीव जी, हाँ, ये एक हम आपको मैं ये कहूंगा कि एक तरह से एक 2009 से लेके 2012 तक में आसाम, लोअर आसाम के अंदर में पोस्टेड था। वहाँ पे अच्छा। बोडोलैंड की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे इंसिडेंसी प्रॉब्लम थी, और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट और ये जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट है लोअर आसाम में पोस्टेड थे। तो हमारी ट्रेनिंग है वो अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर पे होती थी। तो हम ट्रेनिंग के लिए जब पहली बार गए, तो ट्रेनिंग के लिए जब जाते हैं तो 2-3 महीने वहां रहते हैं, तो वहाँ लोकल लोगों से बातचीत होती थी, और लोकल लोग याक रखते थे। अब जब यहाँ पे जैसे प्लेन के अंदर में भेड़ बकरी रखते हैं लोग, इसी प्रकार से वो अपर रिचेस के अंदर में लोग याक रखते हैं। तो हम्म। उनसे बातचीत होती थी, याक दूध भी देते हैं, और वो याक उनकी लाइवलीहुड का एक सोर्स ऑफ इनकम भी है। अच्छा। तो तो ये लोग ऐसे चिंतित रहते थे कि साहब, अभी जिस तरीके से आप पहाड़ियों में बैठ करके जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, आज से हमारे जो बुजुर्ग बताते हैं कि 50-60 साल पहले इन पहाड़ियों के ऊपर में बर्फ रहती थी, और अब ये हम्म। बर्फ पिघल गई है, और जहाँ बर्फ पिघल जाती है तो ऊपर के रिचेस के अंदर में हमारे याक को पानी नहीं मिलता, तो हमको भी नीचे शिफ्ट करना पड़ता है। तो वो नीचे की तरफ जैसे जैसे शिफ्ट हो रहे हैं। और एक बुजुर्ग ने मेरे को बताया कि सर, मैं अभी 70-75 ईयर्स का हूँ, और मैंने जो है ऊपर, पहले सबसे पहले जो मेरे दादाजी रहते थे उस घर से 5 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ, और अभी मेरे को और 5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, तभी जाकर के याक को पानी मिलेगा। तो वो एक तरह से जब ये इस प्रकार की चीजें उनके मन के अंदर में चिंता देखते थे कि बर्फ जो है पहाड़ियों के वो पिघल रही है। हम्म। उसी के साथ साथ में जब ये हमारे अवसर में इसके अंदर में रेगुलर न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह आती है, तो उसके अंदर में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के भी आर्टिकल पढ़ते थे। तो उसको हम को रिलेट करते थे, और वो समझ में आता था कि अच्छा, ये बात है, ये प्रॉब्लम है, दिस इज द ओरिजिनल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, कहाँ जो हम्म। पहाड़ियों में रहते हैं। तो वो चिंता हुई मेरे को, तो फिर मैंने कहा यार, ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो हम जब वापस नीचे की तरफ असम में जाते थे, तो हम गांव वालों को साथ में मिलकर के पेड़ पौधे लगाने शुरू किए। और अच्छा। मैं अपनी यूनिट के अंदर में मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल पूनिया और कर्नल सांगवान, इन्होंने मेरे ऊपर में ट्रस्ट रख करके मेरे को एक वहां पे प्रोजेक्ट चलता है इंसर्जेंसी के अंदर में, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन गुडविल कहते हैं सद्भावना को, मतलब इंग्लिश में ऑपरेशन गुडविल कहते हैं। गुडविल। मतलब हाँ, इंसर्जेंसी एरियाज के अंदर में मिलिट्री जहाँ डिप्लॉयड होती है वहाँ ऑपरेशन गुडविल चलाती है, ताकि हम वहाँ के लोकल लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन क्रिएट कर सकें, और सब मिलकर के हम इंसर्जेंसी को फाइट कर सकते हैं और कंट्री को सिक्योर रख सकते हैं। तो ठीक है। मैं ऑपरेशन गुडविल का इंचार्ज था। तो हमने कहा है कि ऑपरेशन गुडविल चल ही रहा है, तो इसके अंदर में ये क्यों नहीं अपन पेड़ पौधे लगाने का भी काम करें। तो वहां मिलकर के जब मैं 2-3 साल वहां पे था, तो तकरीबन हमने वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, लोकल लोगों से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, आर्मी, स्कूल्स कॉलेजेस से मिलकर के तकरीबन 4 लाख पौधे लगवाए। तो वो एक तरह से एक बहुत बड़ा सा एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उसके बाद में जहाँ जहाँ पोस्टिंग हो गई वहां पे पेड़ पौधे लगाता गया। फिर उसके बाद लास्ट पोस्टिंग मेरे भी एनसीसी में आ गई, जोधपुर में। तो एनसीसी के अंदर में भी वेस्टर्न जोधपुर में, जो जोधपुर का एनसीसी का ग्रुप हेडक्वार्टर, उसमें 13 जिले आते हैं। तो इन 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमने सब लोगों से मिल करके, और जो एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करके खूब सारे पेड़ पौधे लगवाए।
तो फिर मैं यहीं से रिटायर हो रहा था। तो मेरे मन में आया कि हम रिटायरमेंट के टाइम में हमने 39 ईयर सर्विस कर दी है, हम बिल्कुल अपने फैमिली को सेटल कर दिया है, भगवान ने, ऊपर वाले की प्रकृति ने हमको सब कुछ शरीर ठीक रखा है। अब मैं वापस कंट्री को क्या दे सकता हूँ, सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ? तो क्या मेरे बात मन में आया कि पेड़-पौधे वाला काम सबसे बेस्ट है, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। हुआ क्या कि इसी जगह पे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी आ रही है, बलोत्रा के अंदर में, जो एसपीसीएल बना रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाली, जो रिफाइनरी बन रही है। तो रिफाइनरी बहुत बड़ी रिफाइनरी बन रही है और उसके आस-पास के एरियाज़ के अंदर में बहुत धुआँ होगा और आस-पास के एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो रिफाइनरी के बारे में भी आर्टिकल पढ़ते रहते थे, तो इसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह मैंने बहुत सारी ऑनलाइन पढ़ी, तो मुझे पता लगा कि रिफाइनरी जहाँ भी एस्टेब्लिश होती है, उसके 30-40 किलोमीटर के आस-पास के एरिया के अंदर में क्लाइमेट चेंज और आस-पास के लोगों की हेल्थ के ऊपर में एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये बेस्ट तरीका है कि मैं जोधपुर से स्टार्ट करूँ और बलोत्रा यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर पड़ता है, उसके चारों तरफ मैं रिफाइनरी के चारों तरफ मैं चक्कर काट करके इस एरिया के अंदर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करूँ और लोगों को पेड़-पौधे लगवा करके फिर मैं अपनी गाँव की ज़मीन के अंदर में प्रवेश करूँ। तो एक ऐसा संकल्प लिया था मैंने यहाँ आने के बाद में तकरीबन 2 साल पहले और इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैंने 300 किलोमीटर पैदल चल करके और 11,000 पौधे लगा करके और रिटायरमेंट के बाद मेरे गाँव के अंदर में पहले दिन वो इतना सब संकल्प पूरा करने के बाद गाँव की ज़मीन में प्रवेश किया। क्या बात है। चलिए इधर ही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और भी अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, वो भी मैं गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछ करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे, आधा जवारे। वेलकम बैक टू भारत अन्वेषण। अगर लोगों ने अभी अभी लॉग इन किया है, आपको बताऊं आज हमारे बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, जो कर्नल बलदेव सिंह चौधरी साहब, जो उनको मानव के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे बातें लोग लिख रहे हैं।
तो ये 2-4 कमेंट मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक महाजन ने लिखा है, मृत्यु भोज का विरोध करने के अभियान में कर्नल बलदेव जी की भूमिका मारवाड़ में सराहनीय है। आइए इसमें सब मिलकर इनका साथ दें। क्या बात है, बहुत ही अच्छा बात है, अच्छी बात लिखी है। वेरी एक्सेलेंट सर, काबिले तारीफ, हमें गर्व है और सैल्यूट टू यू सर करके लिखा है किसी ने। वेरी वेरी नाइस थॉट सर। किसी ने आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सर। किसी ने लिखा है कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह जी सर, तारीफ़े काबिल, दिल से सैल्यूट सर। बहुत ही अच्छे, थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल कमेंट्स। बहुत अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है और हमारे जो गेस्ट है उनको भी अच्छा लगता है। वेलकम बैक टू दिस शो कर्नल जी। आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी चितचोर, यशुदास जी ने गाया है, गोरी तरह गांव बड़ा प्यारा। मैंने इसलिए वो गाना चुना क्योंकि आपने जब प्लांट लगाने के बाद, ये ट्रीज लगाने के बाद 11,000, डेफिनेटली वो जो गांव है बहुत ही इतना सुंदर लगा होगा कि कोई भी जाता होगा तो यही गाना गाते हैं, वो उस रोड गुजरता होएगा, तो इसीलिए मैंने ये गाना चुना था। तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने, जो 300 किलोमीटर वॉक करके 11,000 ट्री लगाना ये आसान वाला काम नहीं है। और एंड ओनली विद द डिटर्मिनेशन, विद द पैशन, या जो मतलब दिल में थाम लेता है कि भाई मेरे को ये चीज़ करना है, तो वही इंसान ये काम कर सकता है। और जो मुझे लगता है कि आपका जो बातों से मुझे पूरा ये यकीन हो गया है कि भाई आप ऐसे एक इंसान हैं जो आप एक काम ठान लेते हैं तो वो किए बिना उसको काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो वेरी वेरी गुड क्वालिटी टू हैव दैट। तो ये आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट इज़ दिस, ये मानव, ये जो नाम कैसे आपको पड़ा, and how did you get this, and how people started recognizing you by that name? राजीव जी, ये तो एक तरह से इत्तेफाकी है कि मैं एक्चुअली मैं जब फौज में गया था तो सबसे पहले आर्मी एजुकेशन कोर में गया था। वो रैंक्स होती है, मैं डायरेक्ट ऑफिसर नहीं बना था, तो मैं आर्मी एजुकेशन कोर में गया था और हायर सेकेंडरी पढ़ करके गया था। बीएससी फर्स्ट ईयर जोधपुर विश्वविद्यालय से कर रहा था और करते करते मैं वहां चला गया। तो वहां जाने के बाद आर्मी एजुकेशन कोर में जब मैं गया तो एजुकेशन कोर के अंदर में बड़े 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 लोग रहते हैं। केरला से हमारे साथ में एक साथी आए, उसका नाम मेरे को अभी भी याद है, तिरुनावु करसु। और वो तिरुनावु करसु डॉक्टरेट थे, पीएचडी थे। तो और बहुत सारे लोग, कोई एमए इंग्लिश था, कोई एमए एमएड था, कुछ था, तो डिफरेंट डिफरेंट बड़ी डिग्री लेके आए हुए थे। और मेरे पास में सिर्फ हायर सेकेंडरी था। तो मैंने कहा, बलदेव यहाँ तो तेरा एजुकेशन कोर में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं एजुकेशन को कंटिन्यू करता गया, लाइब्रेरी में बैठता था और शाम को दूसरे लोग जो अपना सर्विस लगने के बाद जो आदमी सेटिस्फाई होता है तो एंजॉय करना शुरू करता है, तो मैंने एंजॉयमेंट वाला साइड लाइन करके और फिर मैंने अपनी एजुकेशन की लाइन पकड़ी, एजुकेशन कंटिन्यू किया। और करते करते, बहुत लंबी स्टोरी है, इसमें अपना टाइम नहीं लगेगा, बट करते करते मैंने पहले ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर 4 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने बीएड टेक किया, बैचलर इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर में गोल्ड मेडल भी मिला मुझे डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर से भी और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से। तो हमारी आर्मी एजुकेशन कोर से हम एफिलिएटेड थे और वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड थे। तो मेरा एमए इंग्लिश जो है वो डॉक्टर हरि सिंह कौड़ विश्वविद्यालय से हुआ। उसके बाद में 5 सब्जेक्ट में मैंने पीजी डिप्लोमाज कर दिए, फिर एमफिल कर दी, एमएड कर दी, फिर डॉक्टरेट कर दी। जब मैंने डॉक्टरेट की तो पीएचडी करने के बाद मतलब ये स्लोली मुझे रियलाइज होने लगा कि इस दुनिया के अंदर में ये जो जाति धर्म वगैरह वगैरह हैं, ये सब चीजें बाद की चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है, यदि दुनिया के अंदर में बचा के रखनी है तो वो इंसानियत है। और इंसानियत जो है वो यदि बच जाती है तो मानवता बच जाती है तो सब कुछ बचेंगे। नहीं तो डेवलपमेंट की दौड़ के अंदर में और ये जो पूरा जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इसके अंदर में जो रिसोर्सेज के लिए आपस के अंदर में टकराव हो रहे हैं, इस वजह से यदि दुनिया के अंदर में किसी प्रकार के कोई टकराव होते हैं
और उसके अंदर में हम लोग मानवता को जिंदा रख पाते हैं, तभी सही मायने के अंदर हम इंसान कहलाने के हकदार होंगे। तो फिर मैंने देखा कि अपना जो टाइटल है, मैं एक मानव कर देता हूँ, इंसान कर देता हूँ कि मुझे जो है लोग एक मानव के तौर पे जाने। मैं कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन इन सब से ऊपर उठ करके अपने आप को मैं सबके भले के लिए काम करना चाहता हूँ और सबके भले में ही अपना भला समझता हूँ। साथ-साथ के अंदर में ये जो अपने जो भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसके अंदर में वेदों के अंदर में जो वैदिक सभ्यता, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। हम्म। वसुधैव कुटुंबकम हमारी जो सनातन संस्कृति कह दो या वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वर्ल्ड के अंदर में ऐसी भावना और कहीं देखने के लिए नहीं मिलती है। जो पूरे वर्ल्ड के रिलीजन है वो 2 जगह से ओरिजिनेट हुए। एक मिडल ईस्ट से ओरिजिनेट हुए जिसके अंदर में वो ज़ोरास्ट्रियन कह दो, जुडाइज़्म कह दो, क्रिश्चियनिटी कह दो, इस्लाम कह दो, ये सब उधर से ओरिजिनेट हुए। और दूसरे जो सनातन धर्म से रिलेटेड है, हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है और उसके बाद में इसके ऑफशूट है, टाओइज़्म वगैरह-वगैरह, शिंटोइज़्म जो है, ये सब चीज़ें यहाँ से डेवलप हुए। तो इन सब के अंदर में जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो समावेशी संस्कृति है और इसके अंदर में आज तक उन्होंने किसी के ऊपर में किसी प्रकार का एग्रेशन करके किसी को किसी प्रकार का ब्लडशेड नहीं किया है और वो अपनी शांति में विश्वास करते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि भई हम एक तरह से इस प्रकार का काम करें, जो सबके भले के लिए हो। और आजकल जो मतलब सही किसी प्रकार के सेल्फिश जो डेमोक्रेसी के अंदर में भी है या उससे पहले की जितने भी देखे हैं कि सेल्फिश एलिमेंट होते हैं, वो धर्म को, जाति को वो डिस्टॉर्ट करते हैं और उनको उनके जो रियल फैक्ट्स को सामने नहीं आने दे करके कुछ न कुछ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को शो करने के लिए, उनको गेन करने के लिए वो धर्म और जाति की परिभाषा डिफरेंट देते हैं। तो हमने कहा है कि पढ़े-लिखे लोगों को सबको इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके इंसानियत के भले के लिए, सबके भले के लिए काम करना चाहिए। तो पिछले 10 साल से मैं जो भी आर्टिकल लिखता हूँ या जो भी किसी प्रकार की हिंदी, इंग्लिश के अंदर में लिखता हूँ तो मैंने अपने नाम के साथ में मानव लगाना शुरू कर दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा तरीका है कि लोगों को बताने के लिए कि भाई ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट और ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट होना चाहिए। ये एक तो स्टिल एग्जिस्ट और होना चाहिए, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई दफ़ा हम लोग अच्छा काम करने चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, तो उस टाइम में आपको होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। ह्यूमैनिटी एक ऐसी चीज़ है कि डे टू डे लाइफ में इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जैसे कि आपने कर्नल जी ने बताया कि आजकल जितना भागदौड़ चल रहा है ज़िंदगी में और जितना मतलब जो वर्ल्ड हैज़ टर्न इनटू मोर डिजिटलाइजेशन, तो इसमें क्या है कि ह्यूमन वैल्यूज़ या ह्यूमन टच जो है बहुत ही कम होता जा रहा है। तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मैं बोल सकता हूँ जो अपने नाम के साथ मानव करके जोड़ना। एक तो ये भी हो जाता है कि मैं एक इंसान हूँ, ये बताने के लिए कि भाई मेरे को भी इंसान के तरीके से ही ट्रीट करना, और हमारी सबसे बड़ी सर, राजीव सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो दृष्टि है ना, हमारे हाँ, देखने का नज़रिया, वो नज़रिया। होना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके कास्ट, क्रीड, रिलीजन या उसके रीजन या नेशनैलिटी के तौर पे नहीं देख करके उसको ह्यूमन के तरीके से देखें कि आप इंसान सबसे पहले हो और इंसान के बाद दूसरी हमारी जितनी भी जो डेफिनेशंस कह दो या हमारी आइडेंटिटीज कह दो, वो इंसान के बाद शुरू हो जाती है। एज ए इंसान वसुधैव कुटुंबकम जो भावना है वो क्या बात है, इंसान के बहुत साथ में जुड़ी हुई है सर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी तरह आपने बोला। एंड दर्शकों को बताओ कि भाई ये थोड़ा सा अपना नज़रिया अगर बदलना चाहते हैं तो बदलिए, बिकॉज जैसे कि हमारे बलदेव जी ने बताया है कि भाई ये बहुत मायने रखता है और इंसानियत को लेके अपने मन में रख के अपना जो भी काम करना है आप ज़रूर करिएगा, तो डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। चलिए कर्नल साहब, आगे चलते हैं आपके अवार्ड की तरफ। बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, लेकिन थोड़ा बहुत आप कुछ उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, कुछ अवार्ड्स के बारे में जो भी जैसे आपको प्राप्त हुआ, कोई कुछ बहादुरी की हो सकती है, कुछ जैसे इंसानियत के नाम से हो सकती है, समाज सेवा के बारे में कुछ तो 2-4
हमारे दर्शकों को बताएं, वो भी थोड़ा इससे प्रेरणा हो जाए, प्रेरणा तो उनको मिले और इंस्पायर हो जाए और वो भी कुछ अच्छे काम करें। हाँ सर, अवार्ड राजीव सर, आर्मी के अंदर में रहते हुए तो मुझे एक वेस्टर्न आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला है, जो कि आपके अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र होता है, वो मिला है। हाँ जी। हमारी यूनिट जो है 19 मद्रास रेजिमेंट है, और 19 मद्रास ने वॉर के अंदर में, इंसर्जेंसी के अंदर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो उस यूनिट को लगातार 3 बार यूनिट साइटेशंस मिला है, आर्मी चीफ का मिला है, आर्मी कमांडर का मिला है। और जो साउथ के अंदर में, जब केरला के अंदर में यूनिट थी, तो उस यूनिट को हमारे गवर्नर का साइटेशन मिला है। फ्लड वगैरह के अंदर में जो इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, जो हम एड टू सिविल अथॉरिटीज कहते हैं, उस काम के लिए अच्छा मिला है। एज ए इंडिविजुअल तौर पे यदि हम देखें तो सर, छोटा मोटा जब भी आप काम करते हो तो रिकॉग्निशन तो मिलता है, बहुत सारे रिकॉग्निशन हैं। मेरे जो खास करके जो रिकॉग्निशन है वो कोविड टाइम के हैं सर। कोविड के टाइम में मैं बिहार के अंदर में सासाराम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बिहार में सासाराम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था। तो कोविड स्टार्ट हो गया तो छुट्टी नहीं आ पाया, तो कंप्लीट टाइम में मैं वहाँ सासाराम में ही रहा। तो अच्छा। इनिशियल फेज तो काफी बुरा था, और मैं एनसीसी का कमांडिंग ऑफिसर था वहां पे। तो मैंने सोचा कि अब मेरे कैडेट्स की ट्रेनिंग कैसे होगी, तो कैडेट्स की ट्रेनिंग के लिए क्या किया जाए। इधर उधर से लोगों से बातचीत की, तो मेरा एक कैडेट था जो कि एक्स कैडेट था, पहले से ट्रेनिंग करके निकला हुआ था, और वो बनारस के अंदर में अपना एक ऑनलाइन चैनल चलाता था। तो उससे बात करके हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनाए कि भाई कैडेट्स को हम ऐसे फिजिकल ट्रेनिंग तो बुला करके तो नहीं दे सकते हैं, पर हम उनको, वो एक्स कैडेट था, उसको एनसीसी का नॉलेज था, और कुछ फिर अपने टेलीफोन के ऊपर में बातचीत करके कुछ वीडियोस बनाए, और उस वीडियोस के माध्यम से हमने ट्रेनिंग, कैडेट्स की ट्रेनिंग शुरू की। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेज वगैरह शुरू की, तो उससे थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलनी शुरू हुई, और बहुत सारे लोग और साथ जुड़ गए। टीवी के अंदर में इंटरव्यूज हुआ, रेडियोज के अंदर में इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में बहुत सारे अखबार वालों ने इंटरव्यूज वगैरह लिए, फिर छापे, पेपर वगैरह छापे। फिर उसके बाद में फिर एक एबीसीडी इंटरनेशनल कंपनी थी जो बिहार के अंदर में डिजिटाइजेशन का काम कर रही थी, उस कंपनी के संपर्क में आए। उन्होंने फिर अवार्ड दे दिया, अखबार वालों ने दे दिया। फिर हमने कहा कि फिर थोड़ा सा और क्या किया जाए, अब कोविड थोड़ा सा स्लो हुआ है, तो अब बाहर निकलें थोड़ा। तो मैं ऑर्फनेज के अंदर में जाना शुरू हुआ, ओल्ड एज होम के अंदर में जाना शुरू हुआ। वहां पे जेल के अंदर में जो इनमेट्स थे उनसे मिलना शुरू किया। तो जेल के अंदर में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्योंकि मैं मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट अच्छा। होने के नाते मैं एमएससी इन मिलिट्री साइकोलॉजी कर रखी है। तो मैं मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट के नाते मैंने कहा, अब जेल बिल्कुल नजदीक में थी, तो जेलर के साथ बातचीत होती थी। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि आप साइकोलॉजिस्ट हो, तो हमारे जो जेल के अंदर इनमेट्स हैं, तकरीबन 400 इनमेट्स थे, उसमें कुछ लेडीज थी, कुछ जेंट्स थे, तो उन लेडीज एंड जेंट्स के अलग अलग सेशन लेने शुरू किए। और उसके अंदर में हमने एक प्रोग्राम किया, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इनमेट्स। मतलब अच्छा। उनके दिमाग के अंदर कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब उनके सोचने का तरीका बदली सोचने का करना। तरीका बदले, या। हाँ, हमारा ये था कि ये जो इनमेट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो जेल से जब बाहर निकले तो वापस जिंदगी में दोबारा जेल की तरफ कभी नहीं आए, ये हमारा एम था। तो उनको हमने एक तरह से प्रोग्राम किया, पहला प्रोग्राम किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनसे जेलर को अप्रिसिएशन मिली, अखबार वालों ने, सबने, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यदि हम इस माध्यम से हम किसी के जीवन के अंदर में बदलाव कर सकते हैं तो क्यों नहीं। तो हम्म। उसके फिर दूसरे कुछ जेल से और कुछ वहाँ के सुपरिंटेंडेंट से, वहाँ से जेल के जो डीजी थे, उनसे अप्रिसिएशन मिला। फिर अलग अलग जब एक जगह से दूसरी जगह मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर रेडियो भी आ जाते हैं, न्यूज़पेपर वाले भी आ जाते हैं, सोशल वर्कर भी आ जाते हैं, तो बहुत सारे मिलते गए। यहाँ जोधपुर में आया तो भी वो एनसीसी के अंदर में ही था, मेरी 3 पोस्टिंग एनसीसी के साथ में रही। यहाँ भी छोटा मोटा काम करने लगे, एनवायरमेंट के ऊपर में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। फिर हमने लोगों को यहाँ भी जो भी यहाँ ऑर्फनेज वगैरह थे, जो सोशली प्रोडक्टिव वर्क थे, जिसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क कहते हैं, एनसीसी के अंदर में वो कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क शुरू किया। यहाँ पे रॉबिनहुड आर्मी है जोधपुर के अंदर में, उसके साथ मिलकर के हमने काम किया, जो पूरे वर्ल्ड में काम करती है। तो यहाँ भी लोगों ने फिर ये काम वाम देखा, यहाँ पे लोगों से सब फीडबैक वगैरह मिली होगी, तो यहाँ पे प्राइड ऑफ मारवाड़ करके एक रोटरी क्लब और एक दूसरा एक क्लब मिल करके प्राइड ऑफ मारवाड़ का अवार्ड दिया मेरे को 2024 के अंदर में।
फिर जो हमारी खुद की जो सोसाइटी है, जाट सोसाइटी, उन्होंने भी देखा कि दूसरे लोग इनको अवार्ड दे रहे हैं और ये हमारी कम्युनिटी के हैं, तो इन्होंने कम्युनिटी के वालों को ने भी अभी पुष्कर के अंदर में एक 105वां महाधिवेशन हुआ था, तो उसके अंदर में बुला करके राष्ट्र गौरव अवार्ड वगैरह दे दिया। तो ऐसे करके हर जगह कहीं न कहीं जहाँ पे आर्मी में पहले काम किया हो, चाहे इंसर्जेंसी में काम किया हो, चाहे एनसीसी के अंदर में काम किया हो, चाहे यहाँ पे सिविल के अंदर में किसी प्रकार के काम किए, तो काफी सारे अवार्ड व्यक्तिगत रूप से मिलते गए और उससे एक मोटिवेशन मिलता गया और उससे एक भावना स्ट्रांग हो गई कि यस, आदमी को रिकॉग्निशन मिलता है काम करने से, और ये जो रिकॉग्निशन मिलता है तो एक खुशी सी होती है और आदमी के अंदर में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रांग होती है कि यस, ये इस बिल्कुल, काम की जरूरत है और सोसाइटी के अंदर में जहाँ नीड है किसी काम की, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे गरीबी को उन्मूलन के लिए हो, चाहे किसी प्रकार का वो काम हो, तो वो करते रहना चाहिए। इसी से इंस्पायर होकर के मैंने एक अपने एनसीसी कैडेट के लिए एक प्रोग्राम निकाला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर में, जो अच्छा, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो अपने वो 2030 तक कंप्लीट होने चाहिए। तो उसके एक 17 डेवलपमेंट गोल इन 17 के ऊपर में एक एक के ऊपर में एक एक प्रेजेंटेशन बनाया और एनसीसी के बच्चों का, एमबीएम विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर में, उसके साथ मिलकर के कैडेट्स के वो प्रेजेंट करना शुरू किया, उनके साथ बातचीत करना शुरू किया। तो उससे भी थोड़ा सा मतलब एक इस विकल्प इस संकल्प स्ट्रांग होता गया और काम करते गए। बहुत अच्छी बात है। और सर एक क्वेश्चन आता है कि डेफिनेटली सोसाइटी पे आप सोसाइटी को लेके इतना हेल्प करना चाहते हैं एंड जैसे कि जितना मैं सुन रहा हूँ कि बहुत सारे अलग 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 एरियाज़ में आप अपना जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसका कुछ फंडिंग वगैरह कैसे मतलब आपको आ जाता है? कोई प्राइवेट फंडिंग होती है जो लोग स्पॉन्सर करते हैं या कोई प्रोजेक्ट लेके स्पॉन्सर करते हैं? इसका कैसे आपका जो कैश फ्लो चलता है? हाँ। हाँ राजीव जी, अभी तक तो हमने जो भी काम किए उसके अंदर में जो फंडिंग, कैश फंडिंग हमने कहीं से नहीं लिया। लोगों से हमने मटेरियल सपोर्ट जरूर लिया है। ओके। जैसे मटेरियल सपोर्ट के अंदर में किसी ने पौधे दे दिए, किसी ने गरीब बच्चों के लिए स्टेशनरी दे दी, किसी ने हमको गरीब लोगों को रात को जो सर्दी के अंदर में कंबलें दे दी। इस प्रकार के लोगों से जब हम इस प्रकार का कोई डिजिटल माध्यम से कोई एक बना करके पोस्टर बना करके लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ में स्प्रेड करते हैं, तो जो अपने आप ही लोगों का सपोर्ट आ जाता है। और मैं कहता हूं कि आपके जो काम होता है उसमें यदि आप ट्रांसपेरेंसी रखो और ऑनेस्टी रखो तो बिल्कुल। सपोर्ट की कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। लोगों को लगना चाहिए कि आपकी इंटेंशंस प्योर है और आप ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हो, तो आप जब भी कहोगे लोग आपके सपोर्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं जैसे आपने भी नाम दिया सुरेंद्र जी का, मैं कहता हूं कि सुरेंद्र जी और गोंदियाल का गांव के आसपास के लोगों ने हाँ जी। मिलकर के एक एनवाईएस एक हाँ जी, कमेटी टीम, बनाई है। एक कमेटी हाँ, बनाई एक है। टीम बनाई है। तो वो एक एनवाईएस है, नारायणपुर यूथ सोसाइटी कहते हैं उसको। उसके अंदर में इतना बढ़िया ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होता है कि सब लोग मिलकर के काम करते हैं, और उसका भी मैं जो काम कर रहा हूँ उसके अंदर में उस सोसाइटी को क्रेडिट जाता है मेरे को सपोर्ट करने का। चाहे मैं पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ, चाहे एजुकेशन के लिए काम कर रहा हूँ, तो सुरेंद्र जी की पूरी टीम, गोंदियाल के पूरे यूथ, जिसमें भंवरलाल जी, बिंजाराम जी और नारायण जी, काफी सारे लोग हैं जिनका मतलब वहाँ के सरपंच, वहाँ के एक्स सरपंच वगैरह है, उदाराम जी है, और वहाँ पे साईं साहब हैं, और बहुत सारे वहाँ के एक भामासा हैं, बड़े भामासा छेलाराम जी हैं, मुडन, उन्होंने एमसीसी कंपनी के मालिक हैं। तो वो कहते हैं कि पैसे की कभी कमी नहीं आएगी आपको, आप तो बस एक सही तरीके से काम करो। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि लोगों के इंटेंशन प्योर होना चाहिए, आपका शो ऑफ नहीं बिल्कुल। होना चाहिए कि भाई आप सिर्फ आगे सोशल मीडिया के अंदर में बताना भी पड़ता है कि आप ये काम कर रहे हो, परंतु आपका इंटेंशन सिर्फ बताना नहीं होना चाहिए। आपका हम्म। सिर्फ फोटो कल्चर या फोटोशॉप नहीं होनी चाहिए, आपका ऑन ग्राउंड कुछ न कुछ काम होना चाहिए। बिल्कुल। तब जाकर के आपको सपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल। मैं एनसीसी के अंदर में था तो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट भी मिल जाता था, यूथ मिल जाते थे। एनसीसी के जो फंड आते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए फंड आते हैं, तो
उन फंड से भी मेरे को हो जाती थी। रोटरी क्लब के साथ, लॉयंस क्लब के साथ में मिलकर के काम करते थे तो उनकी फंडिंग हो जाती थी। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलकर के हम काम करते थे और उनके सहयोग से पूरा काम होता था। अभी भी हम जितना भी काम करते हैं, हम किसी न किसी एनजीओ को ढूंढते हैं और उस एनजीओ की तरफ से हमको सपोर्ट, जो रिक्वायर्ड सपोर्ट होता है, वो मिल जाता है। और खुद पैसा मैंने अपने पिताजी के नाम से भी एक फाउंडेशन बना रखा है, नैन्सी फाउंडेशन ट्रस्ट, और उसके अंदर में मेरा तरफ से, मेरे भाई, छोटा भाई की तरफ से, और मेरी बेटी की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, और भी मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से जो भी फाइनेंशियल मदद जब भी चाहिए होती है तो सब करने के लिए तैयार होते हैं। उस फंड के ट्रस्ट में पैसा डालते हैं, ट्रस्ट के थ्रू फिर आगे काम हम करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी मुझे बात है। मुझे अपने परिवार का बहुत एकदम एक अनकंडीशनल सपोर्ट है। मेरे भाई का, जो धर्माराम चौधरी हैं, मेरा छोटा भाई, उसका अनकंडीशनल सपोर्ट है। मैं कुछ भी करूं तो वो मेरे लिए एक तरह से मेरे बेटे की तरह, वो एक तरह क्या से बात साथ में रहता है मेरे, और वो अनकंडीशनल सपोर्ट करता है। मेरे बच्चों का सपोर्ट है, मेरी वाइफ का सपोर्ट है, मदर का सपोर्ट है, और इस तरीके से हमको, और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, सुरेंद्र जी और आसपास के जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सब का भी मेरे को पूरा सपोर्ट मिलता रहता है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है आपने। और नेचुरल है कि आपको लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इसीलिए बुलाते हाँ, होंगे। तो इसके अंदर में एक एक हमारे साथ में एक बहुत अच्छे इंसान जुड़े हुए हैं। मैं नाम लेना भूल गया आपको। जरूर। भंवरलाल जी आर्या है सब। भंवरलाल जी अच्छा। आर्या एक गजब के इंसान हैं। वो है यहाँ जोधपुर के, और वो साउथ इंडिया के योगाचार्य हैं, और पतंजलि योगपीठ के साउथ इंडिया के इंचार्ज हैं, और कर्नाटका के अंदर में योगा के अंदर में बहुत बड़ा नाम है। और बाबा रामदेव जी के माध्यम से, रामदेव जी के साथ में मिलकर के योगा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनका हमको फाइनेंशियल जब भी जरूरत होती है तो वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। और एनवाईएस के साथ में, वो उनके हमारे एनवाईएस जो नारायणपुर यूथ सोसाइटी, उसके मुख्य संरक्षक है वो। और वो फाइनेंसिस के अंदर में जब भी जरूरत होती है वो सब जगह सोशल कॉज के लिए सपोर्ट करते रहते हैं। और एक हमारे पास में यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर में हमको इंस्पिरेशन मिलती है। एक एनआरआई है, जिसमें नवल किशोर गोदारा और टीकू सिंह जी गोदारा हैं। वो भी यहाँ वेस्टर्न राजस्थान के अंदर में खूब अपने, उनकी एनआरआई है, उनके अफ्रीका के अंदर में बिजनेस है। बट वो जब यहाँ वापस आते हैं तो खूब सारा पैसा सोशल डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं। और बहुत सारी स्कूलें वगैरह उन्होंने वो ले रखी, अडॉप्ट कर रखी है। और सोसाइटी को कहीं पर भी किसी भी रिक्वायरमेंट होती है, कोरोना के अंदर में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को 1 करोड़ दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 करोड़ दिया। क्या बात और बाड़मेर के अंदर में उन्होंने साफ सफाई के लिए बहुत गजब का नारेली नाडी करके उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट और क्लीनिनेस के लिए ड्राइव चलाया। इसी प्रकार बहुत सारे काम वो करते रहते हैं। तो हमें इस प्रकार पैसे की कभी चिंता नहीं रहती। कब जब लगता है कि हमको पैसे की कभी जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे मतलब काम ले लेंगे, पैसा उनसे आ जाएगा और हम काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है कर्नल जी। सर ऑलमोस्ट 1 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला। तो इतने अच्छे अच्छे बातें मैं तो एकदम मैं ट्रांसफॉर्म अपने आप हो रहा था आपकी बातें सुनते सुनते। और कहाँ आर्मी से लेके कहाँ बॉर्डर को सब प्रोटेक्ट करते हुए इंसान जो है अपने गांव आके राजस्थान में बस के जो गांव वगैरह डेवलप कर रहे हैं। तो दैट इज़ इनक्रेडिबल वर्क मैं बोल सकता हूँ। इसीलिए वो मानव जो है टाइटल डेफिनेटली आपको अच्छी तरह सूट करता है। और बस जाते जाते कुछ अच्छी बातें जो मैसेज अगर हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हैं। हाँ राजीव जी, मैं दर्शकों को मैसेज देना चाहूंगा कि ये जो पर्यावरण की समस्या है, हाँ ये जी। एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और ये एंटायर ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है। हाँ जी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इसको लोग अच्छी तरह से समझ में नहीं पा रहे हैं। इसको हमारे एजुकेशनिस्ट जितने भी हैं, हमारे जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने लोग हैं, और आप जैसे अच्छे लोग हैं जो कि अपने चैनल्स के माध्यम से सबको मिल करके, मीडिया को मिल करके इस पर्यावरण के प्रति हमारे लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को अति संवेदनशील बनाना पड़ेगा। हमारे जो जितने भी डेवलपमेंट हैं जिसकी बात करते हैं, ये धरे के धरे रह जाएंगे यदि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को हमने अरेस्ट नहीं किया, उसको स्टॉप नहीं किया। तो पिछले 40-45 साल के अंदर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया, और ये 5-6 डिग्री और बढ़ गया
तो ये पूरे बर्फ पिघलने शुरू हो जाएंगे, नदियां खत्म हो जाएगी, समुद्र का लेवल ऊपर हो जाएगा और पूरी जो है इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा और हम जो है पूरी मानवता के लिए प्रलय आ जाएगा। तो इस प्रलय को रोकने के लिए मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी को बहुत ही एक तरह से इमरजेंसी के तौर पे लेकर के हमको पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील बन करके ऐसे काम करने चाहिए जिससे पर्यावरण की रक्षा कर सकें और ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको हम रोक सकें। दूसरा ये है कि हमारे लोगों के अंदर में अभी भी 21वीं सदी के अंदर में भी हम बहुत सारे अंधविश्वास सुपरस्टिशंस के ऊपर में बिलीव करते हैं। तो हमारी जो ह्यूमंस हैं, जितने भी हमारे मानव संसाधन हैं, उनको साइंटिफिक तरीके से सोचने के लिए हमको आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारे सोसाइटी के अंदर में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। तीसरा ये है सर कि जब तक हम इसको विमेन एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो 50% पॉपुलेशन के आधार के ऊपर में देश विकसित नहीं हो सकता है। यदि भारत को आप 100% इसके विकसित देश की कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हैं तो हमारी विमेन एजुकेशन को भी बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। वर्ल्ड के अंदर में डेवलप्ड नेशन वही है जहां पे विमेन एजुकेशन भी विमेन भी कंधे से कंधे मिला करके पूरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करती है सर। और विमेन एजुकेशन नहीं होगा तो हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर, बिल्कुल। और दूसरा मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम सभी को एज ए कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन इन सब से ऊपर उठ करके हमको एज ए इंसान एक दूसरे के साथ ट्रीट करना चाहिए। जहां जिसकी प्रॉब्लम है उसको हमको मदद करना चाहिए और जहां भी कोई तोड़ने वाले फोर्सेस हैं उनको नेगेट करके जोड़ने वाले व्यक्ति हमको बनना चाहिए। और बन करके हम इस प्रकार से सब मिल करके कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे तो भारत का विकास पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज भारत पीसफुल तरीके से को एग्जिस्ट रहना चाहता है। भारत दुनिया के लिए रोल मॉडल होगा तो दुनिया भी उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। और अंत के अंदर में सबसे लास्ट के अंदर में ये मैं कहना चाहूंगा कि हमको जो आज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर में हमने आज तक जॉब सीकर्स क्रिएट किए हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हमें जॉब क्रिएटर्स वाली एजुकेशन चाहिए, हमको जॉब प्रोवाइड करने वाली एजुकेशन चाहिए। जब गवर्नमेंट के अंदर में हम जॉब सीकर बन जाते हैं, 3% लोगों को हम गवर्नमेंट जॉब दे पाती है, जॉब गवर्नमेंट के पास से ज्यादा है नहीं। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो फ्रस्ट्रेशन आती है। तो हमारे लोगों को चाहिए, हमारे सिस्टम को चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर को चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को चाहिए, हमारे ऑल राइट थिंकिंग मैन और आप जैसे मीडिया के लोगों को चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन को जल्दी से जल्दी जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइड करने वाली एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कन्वर्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, रोटी कपड़ा की मकान की प्रॉब्लम खत्म हो और भारत विश्व गुरु जल्दी से जल्दी बने। भारत की इकोनॉमी 7 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी से जल्दी बने। यही मेरी तरफ से मैसेज था। थैंक यू। वेरी वेरी वेल सेड कर्नल साहब। एंड दर्शकों को बताओ, आज हमारे बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी जो लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह चौधरी जो मानव के नाम से जाना जाते हैं। एंड ही बिलोंग्स टू जोधपुर एंड ही लिव्स इन जोधपुर राजस्थान आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंडियन आर्मी। बहुत ही अच्छे बातें की उन्होंने और उन्होंने ह्यूमैनिटी के बारे में बातें की। उन्होंने ये भी बोला कि भाई ग्लोबल वार्मिंग से कितना नुकसान हो सकता है। सो वी हैव टू बी डेफिनेटली अलर्ट। नॉट ओनली अलर्ट, हम लोगों को एक स्टेप आगे जाके जो हमसे हो सकता है वो हम सोसाइटी को मदद करने की कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर कोशिश करेंगे तभी हो कुछ हम लोग कर सकते हैं। ये उनका मैसेज था। डेफिनेटली आपने एंजॉय किया होगा आज का ये कार्यक्रम और सारे दर्शकों को बहुत ही हृदयपूर्वक धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और हमारे संदीप सदानंदप्पा फॉर स्टैंडिंग बाय ऑन द टेक्निकल साइड, थैंक यू फॉर दैट। और सारे हमारे जो दर्शक जो है यूट्यूब हमारे चैनल शेयर करते हैं और जो सब्सक्राइब करते हैं उनको भी बहुत थैंक यू। और सुरेंद्र चौधरी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर रेफरिंग सच ए वंडरफुल पर्सन। कर्नल जी जो है हमारे साथ आज जुड़े रहे हैं। बहुत ही अच्छी बातें की उन्होंने, बहुत ही अच्छे अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगला संडे हम लेके आएंगे एक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट को जो यूएस के फाइनेंस को बिलोंग करते हैं और वो भी है भल्ला एसोसिएट से मिस्टर हेमंत भल्ला। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ बन के रहिएगा और थोड़ा बहुत फाइनेंस के बारे में सीखिएगा ताकि आप फाइनेंस जितना कमा सकते हैं थोड़ा बहुत देश को भी सोसाइटी के
सोसाइटी को भी आप डोनेट कर सकते हैं। ये बोलता हुआ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका आरजे राजीव कुलकर्णी एक और एपिसोड यहीं पे साइन ऑफ करूँगा। और जहाँ पे भी रही है तंदुरुस्त रही है और खुश रही है, और जैसे कि कर्नल जी ने बताया सोसाइटी को हेल्प करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू, सो नाइस, सो नाइस। सभी ऑडियंसेस को और सुरेंद्र जी को, आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, सो थैंक यू नाइस सर, ऑफ, थैंक यू। थैंक यू।